तो वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टडी एफर्ट्स। और आज की वीडियो में हम और आप मिलकर पढ़ने वाले हैं चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग, जिसके राइटर का नाम है अनीस जंग। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं साहेब से पूछता हूँ, जिससे मेरी हर सुबह मुलाकात होती है। वो मेरे पड़ोस के कूड़ाघरों में सोना ढूंढता रहता है। साहेब बहुत पहले अपना घर छोड़ चुका है। ढाका के हरे भरे खेतों के बीच बसा उसका घर अब उसे दूर की याद भी नहीं रहा। उसकी मां बताती है कि कई तूफान आए थे जो उनके खेतों और घरों को बहा ले गए। इसीलिए वे चले गए बड़े शहर में सोना ढूंढने, जहां वो अब रहता है। मेरे पास और कुछ करने को है ही नहीं। वो बुदबुदाता है दूसरी तरफ देखते हुए। स्कूल जाओ, मैं लापरवाही से कहता हूं, तुरंत महसूस करते हुए कि मेरी सलाह कितनी खोखली लग रही होगी। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। जब वे एक बनाएंगे तो मैं जाऊंगा। अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? मैं आधा मजाक करते हुए पूछता हूं। दूसरे पेज पर लिखा है, हां। वो हंसते हुए कहता है। कुछ दिन बाद वो फिर दौड़ता हुआ मेरे पास आता है। आपका स्कूल तैयार हो गया? स्कूल बनाना थोड़ा वक्त लेता है, मैं शर्मिंदा होकर कहता हूं, क्योंकि मैंने जो वादा किया था वो निभा नहीं सका। लेकिन ऐसे कई अधूरे वादे उसके जैसे बच्चों की दुनिया में होते हैं। कई महीनों बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा, साब्यालम। उसे ये पता नहीं था कि इसका मतलब क्या है। अगर उसे पता होता कि इसका मतलब संसार का मालिक है तो शायद वो यकीन ही नहीं कर पाता। उसे ये नहीं पता कि उसका नाम क्या दर्शाता है। वो अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर नंगे पांव घूमता रहता है, जैसे कोई फौज हो जो सुबह दिखती है और दोपहर तक गायब हो जाती है। समय के साथ मैं सबको पहचानने लगा। तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? मैंने एक से पूछा। मेरी मां ने अलमारी से उतारी ही नहीं, उसने सीधा जवाब दिया। अगर वो उतार भी देती तो ये फिर भी उतार फेंकता। एक दूसरा बच्चा बोला, जो गलत साइज की जूते पहने था। जब मैंने उससे कुछ कहा तो वो चुपचाप खड़ा रहा। मुझे जूते चाहिए, एक तीसरा बच्चा बोला, जिसने कभी जिंदगी में जूते नहीं पहने थे। मैंने देश भर में शहरों, गांवों की सड़कों पर बच्चों को नंगे पांव चलते देखा है। ये पैसे की कमी नहीं, बल्कि शायद एक परंपरा है। शायद ये गरीबी को छिपाने का एक तरीका है। मुझे उडुपी की एक कहानी याद है। एक लड़का था जो हर दिन स्कूल जाते हुए मंदिर के पास रुकता था, जहां उसके पापा पुजारी थे। वो थोड़ा रुककर मंदिर में पूजा करता और फिर स्कूल चला जाता। 30 साल बाद जब मैं फिर उस शहर गया तो मंदिर वीरान पड़ा था। मंदिर के पीछे अब एक नया पुजारी था और वहां सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां रखी थी। तीसरे पेज पर लिखा है, एक लड़का जो ग्रे यूनिफॉर्म में था, मोजे और जूते पहने हुए था, दौड़ता हुआ आया और अपना स्कूल बैग एक फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। उस लड़के को देखकर मुझे एक और लड़के की प्रार्थना याद आ गई, जो उसने उस देवी से की थी जब उसे पहली बार जूते मिले थे। मुझे इन्हें कभी खोने मत देना। देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। छोटे बच्चे, जैसे वो पुजारी का बेटा, कभी जूते नहीं पहनते, लेकिन कई और लोग, जैसे कूड़ा बीनने वाले बच्चे, आज भी नंगे पांव ही रहते हैं। मेरी पहचान कुछ नंगे पांव कूड़ा बीनने वाले बच्चों से हुई, जो मुझे सीमापुरी ले गए। ये दिल्ली के किनारे पर है, करीब 10 किलोमीटर दूर। वहां के लोग ऐसे हैं जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे और झुग्गियों में रहते हैं। पहले वहां कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल। अब भी पूरी तरह भरा नहीं है, लेकिन वहां अब जीवन है। वहां करीब 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं, जो मिट्टी के घरों में रहते हैं, जिनकी छत टिन या तिरपाल की होती है। ना नालियां हैं, ना साफ पानी। ये लोग 30 साल से ज्यादा समय से वहां बिना किसी पहचान के रह रहे हैं। ना कोई परमिट, ना वोटर लिस्ट में नाम, बस एक राशन कार्ड होता है जिससे अनाज मिल सके। उनके लिए खाना पहचान से ज्यादा जरूरी है। ये पेट बिस्तर पर जाने से अच्छा यहां रहेंगे। भले ही खेतों में अनाज नहीं उगा, जहां कहीं भी इन्हें खाना मिलता है, ये अपना तंबू वही गाड़ लेते हैं।
बच्चे भी वही बड़े होते हैं और वही कूड़ा बीनने के काम में लग जाते हैं। सीमापुरी में जिंदगी का मतलब ही कूड़ा बीनना है। सालों में ये एक कला जैसी बन गई है। कूड़ा उनके लिए सोने जैसा है। वो उनकी रोज की रोटी है। सिर पर छत है, भले ही वो छत टपकती हो। लेकिन बच्चे के लिए वो कूड़ा और भी कीमती होता है। कभी कभी 1 रुपया या 10 रुपए का नोट मिल जाता है, साहेब कहता है, और उसकी आंखें चमकने लगती है। जब कभी उसे कूड़े में से कोई चांदी का सिक्का मिलता है तो वो और उत्साहित हो जाता है। बच्चों के लिए कूड़े का मतलब अलग है। ये खोज का तरीका है। बड़ों के लिए ये जरूरत है, लेकिन बच्चों के लिए ये खेल जैसा है। एक सुबह मैंने साहेब को मोहल्ले के टेनिस क्लब के गेट पर खड़े देखा। वो 2 सफेद कपड़े पहने बच्चों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। मुझे ये खेल पसंद है, वो गुनगुनाता है और चुपचाप उन्हें देखता रहता है। जब कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूं। गेट कीपर हमें झूला भी झूलने देता है। साहेब ने भी टेनिस के जूते पहन रखे थे, जो उस पर थोड़े अजीब लग रहे थे, पुराने और मैले। किसी ने दे दिए थे, वो कहता है, मानो सफाई दे रहा हो। ये सच है कि जिन चीजों को कोई और फेंक देता है, वो किसी के लिए एक खजाना बन जाती है। चौथे पेज पर लिखा है किसी अमीर लड़के के पुराने जूते, जिसे शायद उसने पहनने से मना कर दिया क्योंकि उनमें से एक में छेद था। साहेब को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमेशा नंगे पांव चला हो, उसके लिए छेद वाले जूते भी किसी सपने जैसे हैं। लेकिन जिस खेल को वो इतने ध्यान से देख रहा है, वो अब उसके बस की बात नहीं। आज सुबह साहेब दूध की दुकान जा रहा है। उसके हाथ में एक स्टील का डब्बा है। वो कहता है, अब मैं उस सड़क के किनारे वाली चाय की दुकान में काम करता हूं, और दूर इशारा करता है। मुझे 800 रुपए और खाना मिलता है। मैं पूछता हूं, तुम्हें काम पसंद है? उसका चेहरा अब पहले जैसा हल्का फुल्का नहीं लगता। पहले वो प्लास्टिक की थैली को आराम से कंधे पर रखकर चलता था। अब स्टील का डब्बा बहुत भारी लगता है। थैली उसकी अपनी थी, लेकिन डब्बा उस आदमी का है जो चाय की दुकान चलाता है। अब साहेब अपना मालिक नहीं रहा। मुकेश अपने दम पर कुछ करना चाहता है। वो कहता है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। मैं पूछता हूं, तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता है? वो कहता है, मैं कार चलाना सीखूंगा। और सीधा मेरी आंखों में देखता है। उसका सपना धूल भरी गलियों में किसी मृग तृष्णा जैसा दिखता है। वो गली जो फिरोजाबाद में है, जो चूड़ियों के लिए जाना जाता है। वहां हर दूसरा घर चूड़ियां बनाता है। फिरोजाबाद भारत का चूड़ी उद्योग का बड़ा केंद्र है। यहाँ की फैक्ट्रियों में कई पीढ़ियां भट्टियों, आग और कांच के साथ काम कर रही हैं, चूड़ियां बना रही हैं, और ज्यादातर महिलाएं भी। मुकेश का परिवार भी यही काम करता है। उन्हें पता है कि बच्चों को गर्म भट्टियों में काम करना कानूनन गलत है, लेकिन फिर भी वे अपने बच्चों को वही काम पर भेजते हैं। कानून है, लेकिन कोई पालन नहीं करता। 5वें पेज पर लिखा है, अगर कोई उन्हें और बाकी 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से निकाल सके जहां वे दिन भर मेहनत करते हैं, तो उनकी आंखों की रोशनी शायद बच सके। मुकेश की आंखें चमक उठती हैं जब वो मुझसे कहता है कि वो मुझे अपने घर ले जाना चाहता है। वो गर्व से बताता है कि उनका घर फिर से बन रहा है। हम एक गंदी गली से गुजरते हैं जहां कचरा फैला है, टूटे फूटे मकानों के बीच जहां दीवारें गिर रही हैं, दरवाजे हिलते हैं, खिड़कियां नहीं हैं, और इंसान पशु एक जैसे हालात में रहते हैं। मुकेश एक दरवाजे पर रुकता है, पैर से लोहे के कमजोर दरवाजे को मारता है और अंदर चल देता है। हम एक अधूरे घर में दाखिल होते हैं। एक तरफ सूखी घास की छत है, एक लकड़ी का चूल्हा है जिस पर पालक की सब्जी बन रही है। जमीन पर बड़े बर्तन रखे हैं जिनमें कटी हुई सब्जियां हैं। एक कमजोर सी औरत पूरे परिवार के लिए खाना बना रही है। धुएं से भरी आंखों के बीच वो मुस्कुराती है। वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। उम्र में ज्यादा नहीं, लेकिन अब घर की बहू के तौर पर उसे इज्जत मिलने लगी है। वो अब 3 मर्दों की देखरेख करती है, उसके पति, मुकेश और उनके पिता की। जब घर का बूढ़ा मर्द आता है, तो बहू धीरे से दीवार के पीछे चली जाती है और अपना चेहरा ढक लेती है।
रिवाज के मुताबिक बहुएं बुजुर्ग मर्दों के सामने चेहरा नहीं दिखाती। उस घर का बुजुर्ग एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। वो पहले दर्जी था, फिर चूड़ी बनाने लगा। पूरी जिंदगी की मेहनत के बाद भी न तो घर ठीक कर पाया, न ही बच्चों को स्कूल भेज पाया। वो बस यही सिखा पाया, चूड़ियां बनाना। ये उसका कर्म है, उसकी किस्मत है, मुकेश की दादी कहती है। उसने अपने पति को चूड़ियों की धूल में अंधा होते देखा है। वो कहती है, क्या भगवान की बनाई किस्मत कभी टूट सकती है? वो एक ऐसे समाज में पैदा हुई जहां चूड़ी बनाने वालों को कुछ और देखने को नहीं मिलता। न घर में, न आंगन में। फिरोजाबाद की हर गली, हर घर, हर सड़क में चूड़ियां हैं। सुनहरी, हरी, नीली, बैंगनी, इंद्रधनुष के हर रंग की चूड़ियां। ये टूटे फूटे झोंपड़ों में, गलियों में, गाड़ियों में ढेरों में पड़ी हैं। वहां युवा लड़के इन्हें ठेलों पर भरते हैं। अंधेरे कमरों में, जहां सिर्फ तेल के दियों की रोशनी है, छोटे छोटे बच्चे अपने मां बाप के साथ कांच की चूड़ियां बनाते हैं। उनकी आंखें तेज रोशनी नहीं सह सकती, क्योंकि वे हमेशा अंधेरे में काम करते हैं। छठे पेज पर लिखा है सविता, एक छोटी लड़की जो फीकी गुलाबी ड्रेस पहने है, एक बूढ़ी औरत के पास बैठी है और कांच के टुकड़े जोड़ रही है। उसके हाथ किसी मशीन की तरह बिना रुके चल रहे हैं। मैं सोचती हूं, क्या उसे पता है कि जिन चूड़ियों को वो बना रही है उनका कितना मतलब होता है? चूड़ियां एक औरत के सुहाग और शादी के शुभ संकेत होती है। एक दिन जब उसके सिर पर लाल चुनरी डाली जाएगी, हाथों में मेहंदी लगी होगी और कलाई पर लाल चूड़ियां होंगी, उसी दिन वो दुल्हन बनेगी। उसके पास बैठी बूढ़ी औरत भी कभी दुल्हन बनी थी, सालों पहले। आज भी उसकी कलाई पर चूड़ियां हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। वो कहती है, एक वक्त सर भर खाना भी नहीं खाया, और ये बात वो खुशी से नहीं, दर्द से कहती है। उसे पूरी जिंदगी में एक बार भी पेट भर खाना नहीं मिला। यह है उसकी पूरी कमाई। उसका बूढ़ा पति, जिसकी लंबी दाढ़ी है, कहता है, मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं आता। मैंने तो बस एक घर बना दिया जिसमें मेरा परिवार रह सके। उसे सुनकर लगता है कि शायद उसने वो कुछ पा लिया जो बहुत लोग अपनी जिंदगी में नहीं कर पाते। एक सिर छुपाने की छत। हर घर में एक ही आवाज गूंजती है, इतना पैसा नहीं है कि कुछ और कर सकें, बस चूड़ियां बनाते हैं। खाने तक के पैसे नहीं हैं। नौजवान लड़के अपने बड़ों की तकलीफें दोहराते हैं। फिरोजाबाद में जैसे समय ही रुक गया है। सालों की वही काम की थकावट ने उनमें कुछ नया सोचने और सपना देखने की ताकत ही छीन ली है। मैं कुछ नौजवानों से पूछती हूं, तुम लोग मिलकर एक समूह क्यों नहीं बनाते? वे सभी उन दलालों के जाल में फंसे हुए हैं, जिन्होंने उनके पिता और दादाओं को भी इसी हाल में रखा। 7वें पेज पर लिखा है, अगर हम इकट्ठे हुए तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, मारेगी और जेल में डाल देगी, जैसे हमने कुछ गलत किया हो। वे कहते हैं, उनके बीच कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें कुछ नया सोचने में मदद कर सके। उनके पिताजी भी उतने ही थके हुए हैं जितने ये खुद। वे लगातार एक ऐसे चक्र में फंसे हैं जो गरीबी से उदासी, लालच और फिर अन्याय की तरफ जाता है। जब मैं उनकी बातें सुनता हूं तो मुझे दो अलग अलग दुनिया दिखाई देती है। एक है परिवार की दुनिया, जो गरीबी के जाल में फंसी है, जाति की बेड़ियों में जकड़ी है, और दूसरी है साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून के रखवालों, अफसरों और नेताओं की दुनिया। ये लोग मिलकर बच्चों के सिर पर ऐसा बोझ डाल देते हैं जिसे वो उतार ही नहीं सकते। उससे पहले कि बच्चा कुछ समझे, वो इसे वैसे ही स्वीकार कर लेता है जैसे उसके पापा ने किया। कुछ और करने का मतलब होगा हिम्मत दिखाना, और हिम्मत दिखाना उसकी परवरिश का हिस्सा नहीं रहा। जब मुझे मुकेश की आंखों में थोड़ी सी चमक दिखती है तो मुझे खुशी होती है। वो बार बार कहता है, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। वो गैराज में जाकर काम सीखेगा, लेकिन गैराज उसके घर से बहुत दूर है। वो कहता है, मैं पैदल चलूंगा। मैं पूछता हूं, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना देखते हो? वो चुप हो जाता है। नहीं, वो नीचे जमीन की तरफ देखता हुआ कहता है,
उसकी धीमी सी आवाज में एक ऐसा झिझक होता है जो अभी तक अफसोस में नहीं बदली है। वो बस उन्हीं कारों का सपना देखता है जिन्हें वो अपनी गलियों में दौड़ते हुए देखता है। फिरोजाबाद के ऊपर बहुत कम हवाई जहाज उड़ते हैं। हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन।